राशन उसके पास नहीं था। कुछ सोचकर मैं सो गया। सुबह जल्दी उठा और बाइक लेकर निकल गया। क्वार्टर पर जाकर बेल बजाई। बड़ी पूछताछ के बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें देखकर लगा कि शायद रात भर सोई नहीं है, और आंखों के आसपास की सूजन से उसके रोने का प्रमाण भी मिल गया। रास्ते में जो थोड़ा बहुत सामान मैंने खरीदा था वह उसे दिया, और चाय और ब्रेड, थोड़ा नाश्ता उसके सुपुर्द किए और कुछ रुपये भी दिए। बिना बात किए मैं वहाँ से निकल गया। घर पहुँचा तो माँ चिंता में टहल रही थी। इतने दिनों बाद आया और फिर सुबह सुबह बिना बताए कैसे चला गया। उन्हें कुछ बहाना बनाकर शांत किया। सुबह के कामों से निर्वृत्त होकर ऑफिस टाइम पर निकल गया। दोपहर तक बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। लंच टाइम में फिर उसकी चिंता सताने लगी। बॉस को बोलकर गाड़ी लेकर पहुंचा। इस बार आसानी से दरवाज़ा खोल दिया। उससे पूछा खाना खाया, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और पास के ही मॉल में लेकर गया। नया सर्फ एक्सेल मैजिक लिक्विड, ये निकाले दिन भर के जिद्दी सूखे दाग मशीन में। कपड़े, गैस, चूल्हा, बर्तन, घर की ज़रूरत का सामान, राशन सब कुछ दिलवा दिया। वापस आते हुए एक डॉक्टर के क्लिनिक पर गए। डॉक्टर ने चेक करके कुछ टेस्ट लिखे जो मॉर्निंग में करवाने थे। वापस उसे क्वार्टर पर ड्रॉप कर दिया। अगले दिन जांच के लिए जाना था। एक दो दिन इस सब में ही बीत गए। डॉक्टर ने डिलीवरी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बताई थी। दवाइयाँ शुरू हो गई थी। अब एक दो दिन में एक राउंड लगा लेता। 2 महीने और बीत गए। मेरी माँ सीधी सादी महिला होती तो शायद छुपा भी लेता, पर वह प्रिंसिपल रह चुकी। मेरी माँ से यह राज ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। शाम को जब मैं उसके रूम में गया, माँ पहले से ही वहाँ बैठी थी। वह चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। अब मैं क्या करता, एक सांस में मैं माँ को सब कुछ बताता गया। माँ ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जिससे मैं हिल गया, और वह रोने लगी। जो यह था कि इस बात की क्या गारंटी है यह तुम्हारा ही बच्चा है। इतना सब कुछ चलता जा रहा था कि इस बारे में कुछ सोचने का मुझे समय ही नहीं मिला। पर उसके आंसू, उसकी बेबसी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि बच्चे का बाप मैं ही हूँ। उसने कहा आप चेकअप करवा लीजिए, ऐसी जांच होती है जिससे माँ बाप का पता लगाया जा सकता है। मैंने पहली बार उसके मुंह से कोई सेंसिबल बात सुनी थी जिससे यह पता चला कि वह शायद थोड़ी बहुत एजुकेटेड भी है। स्थिति में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आया था। वह वैसे ही क्वार्टर में रह रही थी। मैं और माँ घर पर। अब माँ और मेरे बीच अनकहा सा अबोला आ गया था। मैंने कई बार माँ से बात करने की कोशिश की, पर जानता था कि उनका दिल टूट गया है। एक स्त्री के अपमान से और उन्हें धोखे में रखने से। उन्होंने मुझसे हमेशा एक विश्वास की ही तो चाहना की थी जो मैं बरकरार नहीं रख पाया। सब कुछ सामने आने के बाद मैं थोड़ा सा उसके प्रति लापरवाह भी हो गया था। इस बार एक हफ्ते बाद उसके क्वार्टर जा रहा था। मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसने दरवाज़ा खोल दिया, जैसे मेरी ही राह देख रही थी। अस्त व्यस्त चेहरे पर ढेर सारा दर्द। मेरे पूछने पर कहने लगी 2 दिन पहले तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। उसके पास मेरा नंबर भी नहीं था, और होता भी तो फ़ोन कहाँ से करती। उस घर में फ़ोन भी तो नहीं था, तो इसलिए अकेले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर दवाई लेकर आई थी। डॉक्टर ने उसे एडमिट होने की सलाह दी थी, परंतु मुझे बिना बताए वह एडमिट नहीं होना चाहती थी, इसलिए सिर्फ दवाई लेकर आ गई थी। बहुत जल्दी जल्दी उसने यह सब बताया। बोलने में उसकी सांसें फूल रही थी। मैं तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। 8वां महीना लगा था और उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। डॉक्टर ने एडमिट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब माँ को बताना ज़रूरी हो गया था, तो उन्हें फ़ोन किया। वह सुनते ही हॉस्पिटल आ गई। 2-4 दिन लगे उसे ठीक होने में। कमज़ोरी बहुत थी। वैसे तो मेरी माँ इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, परंतु उसकी हालत देखते हुए उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए माँ ने ही डिसीज़न लिया और उसे अपने साथ घर ले आई। माँ और उसकी हेल्प के लिए एक आंटी लगा दी,
और एक कमरा उसे दे दिया था। वह दिन भर उसी में रहती, शायद मेरे जाने के बाद बाहर निकलती भी हो, पर एक ही घर में मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाता था। एक महीना बहुत कठिनाई से बीता। एक रात माँ ने मुझे झंझोड़कर उठाया। नीता को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं तैयार था इसके लिए। उसको तुरंत गाड़ी में बैठाया। 7-8 घंटों के इंतज़ार के बाद एक बेटा और एक बेटी हमारे आंगन में आ गए। बच्चों को देखने के बाद तो माँ की सोई हुई ममता जाग उठी थी। बार बार उन्हें चूमती, कभी मेरे सर पर हाथ फेरती तो फिर कभी उसको सहलाती। मेरे कई दिनों से चल रहे अंतर्द्वंद का निराकरण हो गया था। माँ ने उसे अपना लिया था। अब अबोला था तो हम दोनों के बीच। अब भी वह मेरी उपस्थिति से सहम जाती और मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करता। पहले प्यार में मिले धोखे के बाद मैंने शादी ना करने का निर्णय लिया था और माँ का सबसे बड़ा प्रयास था कि मैं शादी कर लूँ, पर शादी इस प्रकार होगी यह नहीं सोचा था। अब माँ अपनी ज़िंदगी में मस्त थी, क्योंकि उनके खेलने के लिए खिलौने जो आ गए थे। कोई क्या बात कर रहा है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी इस शहर में किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। जो जानने वाले थे उन्हें बता दिया था कि एक सादे समारोह में शादी हो गई है। बच्चे 3 महीने के हो गए थे और मुझे अचानक एक ऑपरेशन पर मद्रास जाना पड़ा। तब तक वह माँ से खुलकर नहीं, पर थोड़ा बहुत बात करने लगी थी। इस तरह के ऑपरेशन पर जाते हैं तो घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब भूल जाते हैं। बस हमारा टारगेट याद रहता है। इस दौरान में परिवार में क्या हो रहा है यह फिक्र हम नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों की शादियां बेहद उलझी हुई होती हैं। इस बार का ऑपरेशन छोटा ही था, 1 महीने में ही कंप्लीट हो गया था। आज वापसी थी। मैं कार के बाहर देख रहा था। मुझे एक एक करके माँ, नीता और बच्चे याद आने लगे थे। और याद आया माँ का वह चेहरा जिसमें वह मुझे पसंद नहीं करती। यह साफ दिखता था। रोमा और मैं स्कूल से साथी थे। कॉलेज में एडमिशन भी साथ में लिया। मेरा दिन भी वही थी और रात भी वही। मैंने उसके अलावा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं था। इतना मुझे पता था कि मेरे मम्मी पापा मेरी खुशी के लिए कभी रोमा को ना नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी हाँ उनकी आंखों में दिखती थी और रोमा की तो हर बात में मुझे मेरे लिए प्यार ही प्यार दिखता था। मैंने कभी उसके अलावा किसी और लड़की के सपने भी नहीं देखे थे। फिर क्या हुआ, एनआरआई लड़के का रिश्ता आते ही उसके परिवार वालों ने उसे क्या समझाया। उसने एक झटके में मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और 2 दिन में शादी करके उस अनजान लड़के के साथ 7 समंदर पार चली गई और मैं गिड़गिड़ाता ही रह गया। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। मैं पागलों जैसा हो गया था। मुझे न खाने का होश था, न सोने का, न पढ़ने का, न घर पर पाए जाने का। एक बार नशे में धुत रोड पर बेहोशी की हालत में मिला था। जब सुबह होश आया तो पापा को टूटते हुए पाया। इस कदर सदमा लगा कि 2 दिन बाद वो अपने ऑफिस की चेयर पर डेड मिले। उसके बाद माँ थी और बस मैं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना खत्म हुआ हो और मैं भयानक नींद से जागा हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया, वह भी तब जब शायद माँ ने पापा की मौत के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया था। बड़ी मुश्किल से माँ से जुड़ पाया था, वह भी एक शर्त पर कि पापा का सपना पूरा करूँगा। डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके पापा का सपना तो पूरा कर चुका था, पर कुछ बाकी रह गया था। मैं भारी मन से घर जा रहा था। दरवाज़ा खोला, मेरी चाबी मेरे पास ही रहती थी। माँ के कमरे में झांक कर देखा, वह सो रही थी। नीता वाले कमरे में आंटी बच्चों के साथ सो रही थी। नीता कहाँ है? शायद मेरे कमरे में। मैं उलझा हुआ सा अपने कमरे में गया। वहाँ देखा मेरे बिस्तर पर एक अजनबी सोया हुआ था। नीता पास में बैठी थी। उसकी उंगलियां उस अजनबी के बालों में थी और वह भी कुर्सी के हत्थे पर सर रखकर सो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। असमंजस में था, किससे पूछता। काफ़ी लंबा सफ़र करके आया था।
तो इस स्थिति में भी नहीं था कि सबको जगाऊं और इस बारे में पूछूं, इसलिए हॉल में आकर सोफे पर सो गया। सुबह माँ की आवाज़ से नींद खुली। वह मुझे बड़े प्यार से उठा रही थी। सच में ऐसा लग रहा कि दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। बाकी लोग सो रहे थे। माँ ने चाय बनाई थी और मुझे लेकर बाहर झूले पर आ गई। मेरी आंखों में तैर रहे सवालों के जवाब देने की उत्सुकता उनको मुझसे ज़्यादा थी। उन्होंने जो बताया वह यह था कि मेरे जाने के करीब 7 दिन बाद हरिद्वार से फ़ोन आया जो नीता के लिए था। फ़ोन सुनने के बाद नीता बिल्कुल अधीर हो उठी थी। वह उनसे अमृतसर जाने के लिए अनुमति मांग रही थी। मैंने कहा, इतने छोटे बच्चों को साथ लेकर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो तुम्हें करने जाना है। कहने लगी, माँ जी, मेरे जीवन का यही एक उद्देश्य है। प्लीज़ मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। माँ ने कहा, बिना विनय से पूछे मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। तो बहुत गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, आप बच्चों को रख लीजिए, आरती आपके साथ रहेगी। मैं जल्दी से जल्दी लौट आऊँगी। मुझे इसका ऐसे अकेले जाना सही नहीं लगा और तू भी नहीं था, इसलिए डिपार्टमेंट में फ़ोन करके गाड़ी मंगवाई जिसमें मैं, नीता, नैनी दोनों बच्चों को लेकर गए। वहाँ कहाँ जाना था यह तो मुझे पता ही नहीं था। वहाँ पहुँचे तब ड्राइवर को इसने बताया कि वहाँ के पुलिस स्टेशन जाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगी कि मुझे भी कुछ नहीं मालूम माँ जी। जब हम वहाँ पहुँचे तब इसने किसी लेटर का जिक्र किया जो हरिद्वार की उसकी किसी फूल वाली आंटी के पते पर आया था। तब जाकर पता चला कि इसने कुछ लोगों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हुई है और यह फूल वाली आंटी से संपर्क करती रहती थी और हमारा फ़ोन नंबर इसने वहाँ दे दिया था। पुलिस वालों ने बताया कि 4 लोगों में से किसी एक का पता चला है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। यह तो खुशी से बोरा गई। तुरंत हम लोग वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ ये मिला, जिसे दूर से देखते ही ये प्राण छोड़कर भागी और उससे लिपटकर रोने लगी। वह भी उतना ही अधिक अधीर होकर इससे मिला। मैं बड़ी उत्सुकता से माँ को देख रहा था। वह उसका भाई सुधीर है विनय। केदारनाथ बादल फटने की जो त्रासदी हुई थी उसमें इसके पिता, माता, एक बहन और एक भाई सभी हादसे का शिकार हो गए थे। दादी की बीमारी के चलते यह नहीं गई थी। उन सभी में से सिर्फ यही बचा है। यह भी कोमा में था इतने समय से। अमृतसर कैसे पहुंचा इसे कुछ पता नहीं। अभी कुछ समय पहले जब उसे होश आया तब इसने अपने पते बताए। जवाब नहीं मिला तो मिसिंग कंप्लेंट के आधार पर नीता को इन्फॉर्म किया गया। अच्छे घर की लड़की है नीता। विनय बस परिस्थितियों के बोझ की मारी है। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। अंदर गया तो सुधीर जाग चुका था। 21-22 साल का लड़का, बहुत ही मासूम सा था वो। मुझे नमस्ते किया तभी नीता भी कमरे में आ गई। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी कि मैं क्या रिएक्ट करता हूँ। यह जानने की उत्सुकता थी या अपने भाई को मुझसे मिलाने की खुशी, पर वो कुछ बोल नहीं पाई।